जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश। जहां तक यूपी का सवाल है, हम दोनों सोर्सेज से वाटर को कंज्यूम करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर। अगर सरफेस वाटर की बात करें तो जैसे रिवर, आपका रन ऑफ, लेक्स, कैनाल, पॉन्ड्स, डैम्स, वेटलैंड, ये सारे सारे क्या है हमारे सरफेस वाटर सोर्सेज हैं। ऐसे अगर अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो अंडरग्राउंड वाटर में जैसे इरिगेशन के लिए मोस्टली वाटर यूज होता है, हाउस होल्ड, आपका इंडस्ट्रियल यूज, ये सब अंडरग्राउंड वाटर के सोर्सेज हैं। अच्छा, अगर हम वाटर के सेक्टर्स की बात करें कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा वाटर यूज होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इरिगेशन के लिए अंडरग्राउंड वाटर लगभग पूरी यूपी में 90% वाटर अंडरग्राउंड इरिगेशन के लिए यूज होता है, सिंचाई के लिए। ऐसे फर्दर यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वाटर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में जो बॉयलर होता है, यानी कि जो स्टीम बनाते हैं और फिर उससे टरबाइन चलाते हैं, तो वो बॉयलर में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वाटर यूज़ होता है। या आपका कोल वाशरीज, कोल को धुलने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए, ठीक है। तो वाटर की इंडस्ट्रियल यूज़ मतलब वाटर बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में वाटर का यूज़ होता है। हाउस होल्ड के लिए वाटर का यूज़ है, तो मोस्टली अंडरग्राउंड वाटर यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये था, एक साल पूछा गया यूपी पीसीएस मेंस में ग्राउंड वाटर से संबंधित कि ग्राउंड वाटर का क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पीवाईक्यू था ये आपका, एक साल का क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ग्राउंड वाटर इन यूपी। यूपी के ग्राउंड वाटर के संबंधित में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर स्पेशली पूछ लिया, इसलिए हमको इसी के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सरफेस वाटर जैसे कि रिवर है, तो रिवर पॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर रिवर पॉल्यूशन के अलावा अगर कहीं क्वेश्चन पूछा भी तो वेटलैंड्स एट्सेट्रा, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसके सस्टेनेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो अगर वाटर की बात करें, वाटर रिसोर्स की, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि जिस तरह से एक बार क्वेश्चन अंडरग्राउंड वाटर से रिलेटेड पूछा गया, ऐसे फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछेगा। तो हमने कोशिश यही किया कि उसी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया। पहले नंबर पे हमने डिस्कस किया कि क्या कंडीशंस है, क्या हाँ मतलब कि कितना कितना वाटर यूज किया जाता है, अंडरग्राउंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। उसके बाद की वाटर के जो जोन है यूज के यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं ग्राउंड वाटर से संबंधित, उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट के क्या स्टेप उठाए गए हैं या उत्तर प्रदेश सरकार के क्या मेजर्स हैं वाटर के कंजर्वेशन से संबंधित या वाटर सस्टेनेबिलिटी से संबंधित। तो उन मेजर्स को मैंने भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंसिव रिवर नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस द उत्तर प्रदेश, lakes, wetlands and groundwater sources are the major source for water that used for household consumption, industrial utility and electricity generation। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे रिवर हैं, डैम हैं, रिजर्वायर्स हैं। हम वाटर्स को डिफरेंट सोर्सेस के लिए यूज़ करते हैं, खासकर इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल यूज़, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये मेजर वाटर यूज़ एक तरह से शेयर्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश में कि इन सेक्टर्स में हम वाटर का ज़्यादा कंजम्पशन या यूज़ करते हैं। देखिए, यूपी स्टेट वाटर रिसोर्स एजेंसी बनाई गई थी एक 2001 में फॉर मैनेजिंग, प्लानिंग, सेक्टोरल एलोकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्री एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो एजेंसी का क्या नाम था? वाटर रिसोर्स एजेंसी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाई थी। एक वाटर से संबंधित कमीशन भी उत्तर प्रदेश में है, उसी कमीशन के अंदर ये आपकी एजेंसी काम करती है। ये एक्टिव एक तरह से एक्टिवेशन इम्प्लीमेंटेशन वर्क काम करती है वाटर से संबंधित, ठीक है।
अब हम कंडीशंस और स्टेटस देखते हैं और डायरेक्टली चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। टॉपिक आपका क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर की क्या कंडीशंस है और क्या क्या स्टेटस है उत्तर प्रदेश में। अंडरग्राउंड वाटर है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपका अंडरग्राउंड वाटर से संबंधित ही पूछेगा। सरफेस वाटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है। पूछेगा तो कि इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे जैसे पॉल्यूशन, रिवर पॉल्यूशन और सिंक्रोनाइजिंग या मतलब कि क्या कारण है कि जो वेटलैंड्स हैं उनका एरिया घट रहा है, इंक्रोचमेंट ज़्यादा हो रहा है, फ्लड के से संबंधित। ठीक है, तो ये सरफेस वाटर में इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। वरना ज़्यादा चांस यह है कि अंडरग्राउंड वाटर से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएं, जैसे कि एक बार ग्राउंड वाटर के चैलेंजेस के बारे में पूछा गया था। देखिए, इंडिया की बात अगर हम करते हैं पहले और साथ में यूपी को भी देखते चलेंगे। पहले नंबर पे वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं। वर्ल्ड लेवल पे, पूरी दुनिया लेवल पे यानी कि विश्व स्तर पे सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पे कंज्यूम होता है? इंडिया में। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका चाइना, तीसरे नंबर पे यूएसए। तो इंडिया विथड्रू मोर फ्रेश वाटर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वाटर एक्सट्रैक्ट अंडरग्राउंड कौन करता है? इंडिया करता है। दूसरे नंबर में अंडरग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन यानी अंडरग्राउंड वाटर निकाल करके यूज में लाना, दूसरे स्थान पे चाइना है और तीसरे स्थान पे यूएसए। इस पॉइंट को मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया। इंडिया लगभग टोटल जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका 80% हिस्सा कंज्यूम कर ही लेता है और वो इरिगेशन के लिए मात्र यूज करता है। तो इंडिया यूजिंग एट लीस्ट 80% ऑफ इट्स अवेलेबल सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक, ऐसे यूपी की बात करें तो यूपी बिगेस्ट अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर है फॉर इरिगेशन में। पूरे भारत में यूपी लीडिंग है या फर्स्ट स्थान पे है अंडरग्राउंड यूज करने के मामले में। ये आपका अंडरग्राउंड वाटर जो यूपी में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, वो मेनली इरिगेशन के लिए कार्य के लिए। पूरे इंडिया में अंडरग्राउंड वाटर का 80% भाग इरिगेशन में यूज होता है। और अगर खाली यूपी की बात करें तो यूपी में टोटल जो अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया गया उसका 90% भाग इरिगेशन में यूज होता है। ठीक है, वही पॉइंट मैंने मेंशन किया। अगर इंडिया की बात करें तो 2023 में इंडिया में लगभग टोटल अंडरग्राउंड वाटर 241 बिलियन क्यूबिक मीटर एक्सट्रैक्ट किया गया था। भारत स्तर पर 2023 में लगभग 241 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर खाली एक साल में अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो इंडिया एक्सट्रैक्टेड 241 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन 2023। ये जो 241 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर है जो इंडिया ने अकेले अंडरग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, ये लगभग पूरे आगरा डिस्ट्रिक्ट जितने बड़े एरिया में फैला हुआ है उसको हम 60 मीटर हाइट तक यानी ताजमहल की जो मीनारें हैं उसकी हाइट तक पूरा डूब जाएगा इस 241 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो अंडरग्राउंड से हमने मात्र एक साल में 2023 में एक्सट्रैक्ट किया इंडिया स्तर पे या इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो इंडिया ने 2023 में 241 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर अंडरग्राउंड से एक्सट्रैक्ट किया था। अगर इसके एरिया की बात करें कि कितने बड़े एरिया में ये फैलेगा तो पूरे आगरा डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है और उसकी हाइट लगभग आपका 60 मीटर हाइट यानी कि जो ताजमहल है उसकी हाइट तक, इतने बड़े एरिया में पूरे आगरा का जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, आगरा सिटी नहीं, आगरा डिस्ट्रिक्ट का एरिया और ताजमहल का जो चोटी है मीनारे की वो भी डूब जाएगा। इतनी हाइट तक इतने बड़े एरिया में वाटर हम मात्र एक साल में अंडरग्राउंड से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं भारत स्तर पर या इंडिया लेवल पे। 2023 में जो हमने
241 बिलियन क्यूबिक मीटर अंडरग्राउंड वाटर निकाला। उसमें से आउट ऑफ इट फॉर इरिगेशन वाटर एक्सट्रैक्टेड 210 यानी 210 बिलियन क्यूबिक मीटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर इन 2023। ये जो 241 बिलियन क्यूबिक मीटर अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया गया इंडिया में 2023 में, इसमें से 210 हम खाली इरिगेशन के लिए यूज कर गए। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि 210 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर हम लगभग इरिगेशन के लिए यूज कर गए 2023 में। ठीक है, तो इरिगेशन के लिए 2023 में 210 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर अंडरग्राउंड से निकाला गया था या एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर इसके रेशियो की बात करें, 241 टोटल निकाला गया अंडरग्राउंड वाटर पूरे इंडिया लेवल पे, उसमें से 210 मात्र इरिगेशन में यूज हो गया। किसमें यूज हो गया? इरिगेशन में मात्र यूज कर लिया गया। तो मतलब कि अगर 10 लीटर वाटर भारत स्तर में एक साल में हम अगर निकालते हैं अंडरग्राउंड वाटर, तो उस 10 लीटर वाटर में से 8 लीटर वाटर हम खाली यूज कर जाते हैं इरिगेशन के लिए। मतलब 80% वाटर हम अंडरग्राउंड का जो भी निकालते हैं वो मात्र इरिगेशन के लिए यूज कर जाते हैं, और रिमेनिंग जो 20% वाटर अंडरग्राउंड का है वो हाउस होल्ड कंजम्पशन, ड्रिंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी या आपका इंडस्ट्रियल यूज और किसी भी कार्य के लिए। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 20% अंडरग्राउंड वाटर यूज निकाला गया वो आपका अदर कार्य के लिए, और 80% अंडरग्राउंड वाटर जो निकाला जाता है एक साल में वो मात्र इरिगेशन के लिए ही यूज हो जाता है। इसीलिए एक साल आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक सर्वे में ये न्यूज, मतलब एक कंटेंट था, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन थी उसमें, कि इंडिया एक्सपोर्टिंग द वाटर, मतलब वाटर बेस्ड क्रॉप इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है और बहुत इंटेंसिवली एक्सपोर्ट कर रही है। और पंजाब और हरियाणा मेजर सोर्स है जहां पानी की वैसे डिफिशियंसी है, तो उन एरियाज में वाटर का प्रोडक्शन करना जो कि वाटर सरप्लस एरियाज नहीं है, वाटर डिफिसिट एरियाज हैं, और वाटर बेस्ड क्रॉप पैदा करना, फिर उसका एक्सपोर्ट करना दूसरी कंट्रीज में, तो मतलब हम वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक न्यूज थी या एक कंटेंट था, इंफॉर्मेशन था इकोनॉमिक सर्वे का। देखिए यूपी एलोन, देखिए इट मींस दैट 8 आउट ऑफ 10 लीटर ऑफ ग्राउंड वाटर इज पंप्ड फॉर इरिगेशन। भारत स्तर की अगर बात करें पूरे इंडिया लेवल पे, 10 लीटर अगर हम अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं तो उसका 8 लीटर वाटर इरिगेशन में यूज कर जाते हैं। यानी 80% वाटर जो भी अंडरग्राउंड से एक्सट्रैक्ट किया गया उसका 80% वाटर आपका इरिगेशन में यूज हो गया। इन 2023 यूपी एलोन पंप्ड अराउंड 46 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ ग्राउंड वाटर। जहां इंडिया स्तर पे 2023 में हमने अंडरग्राउंड वाटर 241 बिलियन क्यूबिक निकाला था। इस 241 बिलियन क्यूबिक मीटर में से यूपी की भागीदारी कितनी थी? 46 बिलियन थी, 46 बिलियन क्यूबिक मीटर थी। तो यूपी एलोन पंप्ड अराउंड या एक्सट्रैक्टेड अराउंड 46 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। यूपी 241 में से, ये जो है 241, इसमें से लगभग यूपी का कितना भागीदारी था अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने में? 46 बिलियन क्यूबिक मीटर था। ठीक है, आउट ऑफ 46 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड बाय द उत्तर प्रदेश, यूपी एलोन यूज्ड या कंज्यूम्ड 41 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर फॉर इरिगेशन। जो भी उत्तर प्रदेश ने एक साल में या 2023 में 46 बिलियन अंडरग्राउंड वाटर निकाले जमीन से, उसका 41 बिलियन यूपी किसके लिए यूज कर गया? इरिगेशन के लिए यूज कर गया। इसका मतलब कि यूपी जो भी अंडरग्राउंड वाटर निकाला, मान लीजिए कि 10 लीटर अगर एक साल में वो यूपी अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है, तो उसका 9 लीटर मात्र इरिगेशन के लिए यूज कर जाता है। यूपी हैज कंसिस्टेंटली रैंक्ड एज द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन इन कंट्री। इसीलिए यूपी पहले स्थान पे बना हुआ है
अंडरग्राउंड वाटर को निकालने में, जो कि इरिगेशन के लिए यूज किया जाता हो। बिटवीन 2013 एंड 2023, यानी 2013 से लेकर के 2023 के बीच की बात हम करते हैं, यूपी एक्सट्रैक्टेड टोटल 238 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर। 10 सालों में, पिछले 10 सालों में, जिसको हम काउंट कर रहे हैं 2013 से, अब कब तक, 2023 तक। तो 2013 से 2023 के बीच में यूपी 238 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर कंज्यूम करके अकेले ही, जो कि 47 साल की वाटर की पूर्ति करता, अगर ओनली हाउस होल्ड के लिए यूज किया जाता, या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अगर ये टोटल वाटर यूज होता, इरिगेशन के लिए नहीं यूज किया जाता, ओनली डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता, तो ये वाटर जो टोटल 10 सालों में इंडिया ने यूपी की बात चल रही है, यूपी ने निकाला या एक्सट्रैक्ट किया, इसका यूज कितने साल तक डोमेस्टिक कंजम्पशन में हम कर लेते, 47 साल के लिए ये काफी था वाटर, एनफ वाटर था ये डोमेस्टिक कंजम्पशन खाली अगर हो। तो अगर इरिगेशन यूज ना होता, खाली इतना वाटर हम 47 साल चला ले जाते, बट हमने इसको क्या किया, मोस्टली 90% तो डोमेस्टिक इरिगेशन में यूज करते हैं और 10% आपका डोमेस्टिक और इंडस्ट्री में यूज करते हैं। यूपी लेवल की बात चल रही है। तो बिटवीन 2013 एंड 23 उत्तर प्रदेश एक्सट्रैक्टेड ए टोटल ऑफ 238 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर, दैट इज एनफ टू मीट स्टेट डोमेस्टिक वाटर नीड। डोमेस्टिक वाटर नीड्स का मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन, ड्रिंकिंग वाटर, खाना बनाना, उसके लिए लगभग फॉर अबाउट 47 ईयर, 47 साल तक ये वाटर जो है हमारे लिए एनफ होता, जो हम मात्र 10 साल में सारे कार्यों में यूज किए। यहाँ पे ये जो है आपका इरिगेशन, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक सब में यूज हुआ, ठीक है। अगर हम खाली इसको डोमेस्टिक कंजम्पशन में लेके आते तो 47 साल तक ये हम खाली यूपी में यूज करते। यूपी की बात चल रही है। इट मीन्स 9 आउट ऑफ 10 लीटर वाटर यूज फॉर इरिगेशन इन स्टेट। इसका मतलब कि जहां इंडिया स्तर पे, भारत स्तर पे हम 80% वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर का, टोटल अंडरग्राउंड वाटर का जो भी वाटर निकाला गया अंडरग्राउंड से, उसका 80% कहाँ यूज करते हैं, भारत स्तर पे इरिगेशन के लिए। अब यूपी की बात करिए, यूपी ने जो भी अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, उसका 90% वाटर यूपी इरिगेशन में यूज करता है। तो भारत में अंडरग्राउंड वाटर का हम 80% और यूपी में 90% अंडरग्राउंड वाटर किसमें यूज करते हैं, इरिगेशन में यूज कर जाते हैं। तो वही पॉइंट मैंने कहा, इट मीन्स 9 आउट ऑफ 10 लीटर वाटर यूज फॉर इरिगेशन इन स्टेट। अंडरग्राउंड वाटर जो भी स्टेट लेवल पे हमने निकाले, टोटल मान लीजिए 10 लीटर है, तो उसका 9 लीटर हम खाली इरिगेशन में यूज कर जाते हैं। स्टेट हैज 87% इरिगेटेड एरियाज, जहां पे उत्तर प्रदेश 87% एरिया पे इरिगेशन करता है। तो भारत स्तर पे ये आपकी का शेयर कितना है, भारत का एवरेज 55%। तो इंडिया स्तर पे इरिगेशन का जो एरिया है, सिंचाई का एरिया 55% है, और भारत पे कितना है, यूपी का कितना है, 87% है, ठीक है। इसलिए यूपी को ज्यादा जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि इंडिया स्तर पे हमारे यहाँ इरिगेशन कितना परसेंट एरिया पे है, 55% एग्रीकल्चर लैंड पे हम इरिगेशन करते हैं भारत स्तर पे। वहीं यूपी की खाली अगर बात करें तो यूपी स्तर पे 87% लैंड पे हम सिंचाई से खेती करते हैं। इसलिए हमें यूपी स्तर पे ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, और उसकी पूर्ति कैसे करते हैं, अंडरग्राउंड से वो हम करते हैं। इंडिया स्तर पे अंडरग्राउंड का टोटल 80% इरिगेशन में जाता है, वहीं यूपी स्तर पे अंडरग्राउंड का टोटल 90% इरिगेशन के लिए जाता है। यूपी में 90, इंडिया स्तर पे, ठीक है, 80। ग्राउंड वाटर जोन्स, वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश को अलग अलग रीजन में या जोन में डिवाइड कर दिया गया। वो एरियाज जहां पे सेमी क्रिटिकल जोन, यानी कि समस्याएं हैं वाटर की, बट बहुत ज्यादा नहीं है। क्रिटिकल जोन का मतलब बहुत एक्सट्रीम समस्याएं हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन का मतलब कि वहां रिचार्ज कम हो पाता है ग्राउंड वाटर, और उससे ज्यादा निकाल लिया जाता हो, तो उसको ओवर एक्सप्लॉइटेशन। आपका सेफ जोन, वो एरियाज जहां पे अंडरग्राउंड वाटर
कम निकाला जाता हो और रिचार्ज ज़्यादा हो जाता हो, यानी हमारे पास अवेलेबल ज़्यादा हो और उसका कम ही हिस्सा हम अंडरग्राउंड से निकालते हो या एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको कहाँ रखा जाएगा? सेफ जोन में। इस तरह से पूरे यूपी को हमने ग्राउंड वाटर जोन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कितने? 4 ग्राउंड वाटर जोन में यूपी को हम डिवाइड कर सकते हैं। स्टेट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 वाटर जोन। कितने में? 4 वाटर जोन में। नंबर 1 में सेमी क्रिटिकल जोन। सेमी क्रिटिकल जोन का मतलब कि वाटर टेबल इज शैलो। वाटर टेबल बहुत ही मतलब कि उथला है, यानी ज्यादा डेप्थ में नहीं है, ऊपर ही वाटर टेबल 20-30 फीट गहराई पे ही वाटर टेबल है जहां पे, उसको कहा जाएगा शैलो। एक्सट्रैक्शन रेट इज हायर देन रिचार्ज। एक्सट्रैक्शन रेट हायर है यानी कि पानी ज्यादा निकाल लेते हैं, और रिप्लेनिश या रिचार्ज स्लो मोशन में होता है। ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी इज मॉडरेट। ऐसे एरियाज में ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी मॉडरेट है। ऐसा नहीं कि समस्या बहुत हाई लेवल पे है, मॉडरेट है, मतलब ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी मॉडरेट है, यानी बहुत ज्यादा वाटर की समस्या नहीं है, बट है समस्या। हेंस पोटेंशियल रिस्क ऑफ डिप्लेशन, इसलिए फ्यूचर में चांसेस हैं कि वाटर डिप्रेशन हो जाए, यानी वाटर की किल्लत पड़ जाए, वाटर कम हो जाए, घट जाए। इन एरियाज में बुंदेलखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ मतलब ब्लॉक्स हैं, एंड सदर्न डिस्ट्रिक्ट। सदर्न डिस्ट्रिक्ट का मतलब आपका जो प्रयागराज और ये मिर्जापुर, ये सब जो बुंदेलखंड बघेलखंड के कुछ पॉकेट्स में ये समस्या है सेमी क्रिटिकल जोन वाली, कि हम वाटर निकाल तो ले रहे हैं बट स्लो मोशन में रिचार्ज होता है, मॉडरेट लेवल पे वाटर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्रिटिकल जोन। वाटर टेबल इज डीपर। यहाँ पे वाटर टेबल बहुत ही डीपर है, आसानी से वाटर आप निकाल भी नहीं सकते। नेक्स्ट आपका लिमिटेड अवेलेबिलिटी, क्योंकि एक्वाइफर बहुत ज्यादा रिचार्ज नहीं है, बहुत ज्यादा एक्वाइफर ग्राउंड वाटर रिच नहीं है इन एरियाज में। रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज आल्सो हाई। रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज हाई। ठीक है, ऑफन एक्सीड द रेट ऑफ रिचार्ज। रिचार्ज का जो दर है वो स्लो लेवल पे रिचार्ज हो रहा है अंडरग्राउंड वाटर, और हम उससे बहुत फास्ट मूवमेंट में पानी को निकाल रहे हैं अंडरग्राउंड से। इसलिए एक तो डेप्थ में है अंडरग्राउंड वाटर, दूसरे नंबर में फास्ट हम वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस लेवल पे वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा, रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है। लेड टू डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। यहां पे क्या था कि फ्यूचर में, यानी कि रिस्क है, यहां पे डिप्लेशन की कंडीशन शुरू हो चुकी है, उसको मैंने रखा है क्रिटिकल जोन में। इन एरियाज में बुंदेलखंड नंबर 1 पे, ज्यादातर बुंदेलखंड के एरियाज, विंध्याचल प्लेटू के एरियाज यानी बघेलखंड, और कुछ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को हम क्रिटिकल जोन में रखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन वाटर लेवल, एक्सट्रैक्शन फार एक्सीड द रिचार्ज लेवल, यानी बहुत भारी मात्रा में अंडरग्राउंड वाटर निकाल लिया जा रहा है। नंबर 1 इरिगेशन के लिए या और दूसरे कार्यों के लिए। ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज दर है वो बहुत स्लो है, उसके कंपैरिजन में फार एक्सीड, यानी कि जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो फार एक्सीड, वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और उस लेवल पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। इसके कारण ये समस्या हमारे यहाँ है कि ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन में रखा जाएगा। जितना रिचार्ज हो नहीं पा रहा उसके मल्टीपल वे में हम निकाल ले रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर, काजिंग डिप्लेशन, और यहाँ पे डिप्लेशन की समस्याएं देखी जा रही हैं। ठीक है, ओवर एक्सट्रैक्शन वाले जोन में मोस्टली वेस्ट यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे आपका मेरठ है, गाजियाबाद है, बागपत है। मेरठ, गाजियाबाद, बागपत। मेनली यहाँ पे सक्सेस क्या है? इरिगेशन, गाजियाबाद में तो इंडस्ट्री। पार्ट्स ऑफ गैंजेटिक प्लेन, गैंजेटिक प्लेन के कुछ एरियाज हैं, वहां पे भी यह समस्या आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की, कि रिचार्ज स्लो मोशन में है और एक्सट्रैक्शन बहुत ही मैसिव और बहुत ही हाई लेवल पे है, इसलिए लगभग अंडरग्राउंड वाटर डिप्लेशन के कगार पे है। सेफ जोन, वाटर टेबल इज स्ट्रांग, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी, अच्छा खासा पानी वहां पे अवेलेबल है। रिचार्ज रेट इज हायर देन एक्सट्रैक्शन, पानी अवेलेबल ज्यादा है और निकाला कम जा रहा है। उन एरियाज को हम सेफ जोन में रखते हैं। मोस्टली तराई बेल्ट आ जाएगा और ईस्टर्न यूपी आ जाएगा इसमें, तो इसलिए तराई बेल्ट एंड ईस्टर्न यूपी एंड सेंट्रल यूपी के भी कुछ एरियाज जो कि बड़े बड़े नदियों के पास में, आसपास में हैं, उन एरियाज को भी रखा गया इसमें, कि वहां पे रिचार्ज ज्यादा है, पानी निकाला कम जा रहा है, उसको सेफ जोन में रखा गया।
अब हम समस्याओं और चुनौतियों के बारे में बातें करेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं। तो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद अंडरग्राउंड वाटर इन उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे जो समस्या है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब कि हम लगभग पूरे भारत का 46 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर अंडरग्राउंड वाटर 2023 के एक साल में ही निकाल लिए, जहां पूरे इंडिया में 241 बिलियन क्यूबिक वाटर आपका 2023 में निकाला गया, उसका 46 बिलियन क्यूबिक वाटर अंडरग्राउंड वाटर हम एक साल में यूपी वाले निकाल लेते हैं। नंबर 1, इस 46 में से 41 बिलियन क्यूबिक वाटर हम किसमें यूज कर जाते हैं? एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन में। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड ओवर यूज है ये नंबर 1 पे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मेनली फॉर एग्रीकल्चर। एक पॉइंट तो ये हो गया, ये जो डेटा मैंने मेंशन किया उसको आप यहां मेंशन कर सकते हैं। डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, दूसरी समस्या हमारे पास क्या है? अंडरग्राउंड वाटर को इस हाई लेवल पे हम निकाल रहे हैं, जिसके कारण जो एक्वीफर है वो रिचार्ज नहीं हो पाता और वाटर टेबल नीचे खिसकता चला जा रहा है। तो हर साल वाटर टेबल 1 फीट, आधा फीट या जो भी नीचे चला जा रहा है, ये एक्वीफर उस लेवल पे रिचार्ज नहीं हो पाता है। इश्यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या मतलब कि हमने क्या किया कि कंक्रीट कर दी पूरी एरिया के, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे गांव शहर को किसमें बना दिया? कंक्रीट बना दिया। तो जो नेचुरल ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम था वो डिप्लीट हो रहा है। नेचुरल ग्राउंड वाटर सिस्टम वो डिस्ट्रॉय हो गया। कारण क्या है कि ज्यादातर वाटर क्या है? सरफेस बनाया गया आपका कंक्रीट से, यानी कि सीमेंटेड कर दिया गया। तो जो भी साधन थे अंडरग्राउंड वाटर की रिचार्ज होने के, वो सब डिप्लीट हो गए, मेथड ही टेक्निक खत्म हो गई। नंबर 1, सरफेस रन ऑफ बहुत ही हाई लेवल पे है। वाटर क्वालिटी इशू भी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ। वाटर क्वालिटी का मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर है बहुत हाई लेवल का पॉल्यूटेड है। हाई लेवल का डिजॉल्व साल्ट हमारे यहाँ वाटर में पाया जाता है, जैसे कि आपका फ्लोराइड, आर्सेनिक एंड कॉन्टिमिनेटेड सॉल्ट एंड अदर कॉन्टिमिनेटेड सॉल्ट। तो ग्राउंड वाटर या अदर जो भी पोर्टेबल वाटर हैं वो क्या है, उनकी क्वालिटी भी डिटेरियोरेट होती जा रही है, वो पॉल्यूटेड हैं, कॉन्टिमिनेटेड हैं। उनको पीने में आपको फिल्टर करके, ट्रीटमेंट करके पीना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिच है डिजॉल्व साल्ट से। जैसे कि आपका फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लोराइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, लगभग 40 से 44 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है सर। ये सब क्या है? डिजॉल्व साल्ट एक्सेस है। कहीं पे आयरन की क्वांटिटी एक्सट्रीम लेवल पे है, कहीं पे कॉपर है, कहीं कुछ है। तो जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो स्केल दिया गया है, उससे ज्यादा जब डिजॉल्व साल्ट हो तो वो हार्मफुल होता है, ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं आर्सेनिक के बारे में बात करते हैं। आर्सेनिक के बारे में एक केस स्टडी हमने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत की। इफ इट्स concentration in drinking water exceed permissible limits, that is 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, अगर कॉन्टिमिनेट ये आर्सेनिक का क्वांटिटी 1 लीटर में 0.01 मिलीग्राम है, तब तो परमिसिबल लिमिट है। और अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो वो हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन ड्रिंकिंग सच वाटर ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड कैन कॉजेस एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ लाइक स्किन लेजन, स्किन कैंसर, ब्लैडर, लंग एंड कार्डियोवास्कुलर। अगर हम इस तरह के वाटर जो कि कॉन्टिमिनेटेड है आर्सेनिक सॉल्ट के द्वारा या और दूसरे सॉल्ट के द्वारा रेगुलर पीते रहेंगे, तो हमारे हेल्थ डिफेक्ट करेंगे, यानी हेल्थ पे प्रभाव डालेंगे। उसमें स्किन कैंसर, आपका स्किन लेजन, ब्लैडर, लंग, उसको डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय करेंगे। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और जो भी बच्चे हैं उनका जो मतलब इंटेलिजेंसी है वो भी प्रॉपर मैच्योर नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रिलियंसी, इंटेलिजेंसी वो भी रिटार्ड होगा, रुक जाएगा, उनका मेंटल ग्रोथ रुक जाएगा। अगर वो रेगुलर कार्सिनोजेनिक या आर्सेनिक लेवल जिसमें ज़्यादा होगा वाटर का, और प्रेस्क्राइब लिमिट कितना है WHO के द्वारा आपका
0.01 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतने तक आपका चल जाएगा, उससे ज़्यादा अगर होता है तो आप ये हार्मफुल है। हाई रिस्क आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन, उत्तर प्रदेश में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि सीवियर कंडीशंस में हैं आर्सेनिक के मामले में। उनमें आपका 40 डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग, या कहीं कहीं पे ये 44 डिस्ट्रिक्ट रहता है, कहीं 40 रहता है, कहीं पे 44 डिस्ट्रिक्ट रहता है। आर एक्सपोज टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर बहुत ही हाई लेवल पे आर्सेनिक मिला हुआ है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, वो लगभग उत्तर प्रदेश के 40 से 44 डिस्ट्रिक्ट हैं। मोस्टली डिस्ट्रिक्ट ये जहां पे आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई लेवल पे है वो है आपका गंगा घाघरा राप्ती दोआब वाला रीजन। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गंगा घाघरा राप्ती दोआब वाला रीजन। यहां पे आर्सेनिक क्वांटिटी बहुत ज्यादा है वाटर में, जो ग्राउंड वाटर जो पीने के लिए यूज करते हैं वहां के लोग, उसमें आर्सेनिक क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जो कि हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें, देखिए बलिया डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सीवियर कंडीशंस में है। बाराबंकी है आपका, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में भी सीवियर कंडीशंस है। हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं ये सारे आर्सेनिक के मामले में, आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन के मामले में हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? बलिया, बाराबंकी, गोरखपुर, गाजीपुर, गोंडा, फैजाबाद, लखीमपुर, ठीक है। ये सारे के सारे हाई है। मीडियम की अगर बात करें तो मीडियम में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो मीडियम रिस्क में आते हैं, और वो भी मतलब कि मैंने कहीं देखा था मीडियम वाले भी। और मीडियम डिस्ट्रिक्ट में जैसे आपका बलरामपुर हो गया, आपका श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट किसमें हैं? मीडियम रिस्क में हैं। देखिए हाँ, मॉडरेट रिस्क की अगर बात करें, मॉडरेट रिस्क ऑफ आर्सेनिक कंटेमिनेशन में शाहजहांपुर है, मॉडरेट में आएगा। उन्नाव है, चंदौली, वाराणसी, प्रतापगढ़, कुशीनगर, मऊ, बलरामपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, ठीक है। ये मॉडरेट रिस्क ऑफ आर्सेनिक कंटेमिनेशन है इनमें। तो यहाँ के अंडरग्राउंड वाटर में मॉडरेट लेवल पे रिस्क है, जिसमें आपका शाहजहांपुर है, उन्नाव है, चंदौली है, वाराणसी, प्रतापगढ़, कुशीनगर, मऊ, बलरामपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, यहाँ मॉडरेट लेवल पे रिस्क है आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन का। और ये आपका हाई लेवल की अगर इसकी बात करें तो बलिया, बाराबंकी, गोरखपुर, गाजीपुर, गोंडा, फैजाबाद, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इनमें हाई लेवल का रिस्क है आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन का। मोस्ट ऑफ दीज आर फ्लड प्लेन्स लोकेटेड इन बिटवीन गंगा घाघरा राप्ती दोआब रीजन। ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लोकेटेड हैं जो भी मैंने गिनाए, चाहे मॉडरेट हो चाहे हाई रिस्क वाले, सब गंगा घाघरा राप्ती दोआब के एरियाज में ही हैं। मोस्टली रूरल पॉपुलेशन ही आपका अंडरग्राउंड वाटर पे निर्भर है, इसलिए इसकी समस्याएं आपकी रूरल पॉपुलेशन को ही इसकी समस्या फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं गवर्नमेंट स्टेप या मेजर फॉर वाटर सस्टेनेबिलिटी या वाटर कंजर्वेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या मेजर, क्या क्या स्टेप उठाए हैं वाटर कंजर्वेशन से संबंधित। उनमें नंबर 1 पे क्या है, एक एक्ट बनाया गया था यूपी सरकार के द्वारा, नाम था यूपी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2019। 2013 का उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एक्ट, सॉरी 19 है ये, 2019 मतलब 19, हाँ 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एक्ट बनाया, उसका नाम था यूपी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट में इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर मेड पनिशेबल ऑफेंस। इस एक्ट के अंतर्गत अगर आप एक्सेसिव वाटर निकालते हैं अंडरग्राउंड से, या बहुत ज़्यादा गलत मेथड होता है, प्रैक्टिस यूज करते हैं अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में, ये पनिशेबल ऑफेंस माना गया है इस एक्ट के अनुसार। इसीलिए एक लिमिट में ही वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इलीगल तरीका जो है वो यूज नहीं करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूपी वाटर पॉलिसी लॉन्च की गई थी 2020 में, इंट्रोड्यूस टू रीड्रेस अबव इश्यूज बाय रोड मैप। और ये जो वाटर की समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2020 में वाटर पॉलिसी लॉन्च की गई या इंट्रोड्यूस की गई, और उसके लिए फ्यूचर रोड मैप तैयार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन 66 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश रूरल वाटर सप्लाई स्टेशन, उसके लिए सोलर पावर का सिस्टम क्रिएट किया जाएगा,
क्योंकि पहले वाटर का जो पंप चलता था गांव लेवल पे, जो वाटर की सप्लाई है वो आपका नॉर्मल जो हाइडल वाली इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उससे जुड़ी रहती थी। उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, वहाँ पे पैनल बिठा दिए जाएंगे और उस पैनल के द्वारा वो मोटर चलेगा और उस मोटर से पानी की सप्लाई होगी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी के का इंतजार ना करना पड़े, ठीक है, और रेगुलर टाइम बीइंग में वाटर का सप्लाई गांव के लोगों तक पहुंचता रहे। उसी पॉइंट से मैंने कहा इन 66 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश रूरल वाटर सप्लाई स्टेशन विल बी लीवरेज यूज ऑफ सोलर पावर। सोलर पावर नॉर्मल जो आपका हाइडल वाली इलेक्ट्रिसिटी थी उसकी जगह सोलर पावर वहां पे पैनल बैठा दिया गया है। टू अवॉइड इंटरप्शन प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्शन होती थी, जैसे कि कभी इलेक्ट्रिसिटी आई कभी नहीं आई, या उसका बिल भी बहुत ज्यादा हो जाता था, ठीक है। एंड मेंटेन कंटिन्यूटी फॉर सप्लाई ऑफ वाटर, और वाटर सप्लाई एक टाइम बीइंग में पहुंचता रहेगा, क्योंकि पर्सनल पंप को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इनके पास होगी। इंस्टॉलेशन या इंप्लीमेंटिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू चेक रिवर पॉल्यूशन। उसके अलावा जगह जगह जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके अंतर्गत, या नमामि गंगे जो प्रोग्राम चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत बहुत सारे रिवर्स में ट्रीटमेंट प्लान बैठाया गया है, ठीक है। और उस ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा जो म्युनिसिपल वेस्टेज है उसको पहले रिट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट के बाद फिर उसको उसमें रिवर में डिस्चार्ज किया जाता है। तो इंस्टॉलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू चेक रिवर पॉल्यूशन, मेनली ये रिवर पॉल्यूशन को सामने रखने के लिए रख करके किया गया है। और इन दोनों स्कीम में चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान और नमामि गंगे प्रोग्राम, उन दोनों में के द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं बहुत सारी रिवर्स में, ताकि रिवर के पॉल्यूशन को घटाया जाए और उसको मिटिगेट किया जाए, कम किया जाए। यूपी वेटलैंड अथॉरिटी बनाई गई है, किसके अंदर बनाई गई है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर बनाई गई है। जो यूपी वेटलैंड अथॉरिटी बनाई गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत, टू सेव वेटलैंड, ताकि वेटलैंड को कंजर्व किया जाए, उसकी लाइफ को बढ़ाया जाए, ठीक है, उसके लिए। तो यूपी वेटलैंड अथॉरिटी बन जाने से जो रामसर साइट्स हैं पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में बढ़ गए हैं। इस अथॉरिटी के आ जाने से लगभग 6 नए रामसर साइट उत्तर प्रदेश में जोड़े गए हैं। तो सिंस इंसेप्शन ऑफ अथॉरिटी 6 वेटलैंड्स वेयर नोटिफाइड अंडर रामसर साइट, 6 नए जो है वेटलैंड साइट जो है एज ए रामसर साइट घोषित किया गया है इस अथॉरिटी के आ जाने के बाद, या इस अथॉरिटी को स्टेब्लिश हो जाने के बाद, ठीक है। यूपी वेटलैंड अथॉरिटी बनाई गई है। अमृत सरोवर स्कीम 2022, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अंतर्गत भी यूपी में सबसे ज्यादा तालाब की मेंटेन किए गए हैं या तालाब नए खोदे खाने गए हैं, ठीक है। नाम क्या है स्कीम का? अमृत सरोवर स्कीम। नेक्स्ट क्या है कि जल जीवन मिशन 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है जल जीवन मिशन, प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। जल जीवन मिशन 2019 सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है। इसके अंतर्गत फंक्शनल वाटर टैप कनेक्शन जो है हर हाउस होल्ड में 55 लीटर, एक दिन में पर हेड 55 लीटर के हिसाब से वाटर सप्लाई किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और जल जीवन मिशन था नाम, 2019 की स्कीम है। यूपी का मतलब इस स्कीम के अंतर्गत यूपी में 2024 तक सारे घर में फंक्शनल वाटर टैप कनेक्शन पहुंचा देना था, 2024 तक। तो इस टाइम की क्या कंडीशन में नहीं बता पाऊंगा। जल शक्ति अभियान चलाया गया था एक, कैच द रेन कैंपेन 2019, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन 2019 टू क्रिएट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सुइटेबल टू क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सब सॉइल स्ट्रेटा, ठीक है। तो कैच द रेन कैंपेन यानी कि पब्लिक मोटिवेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग के टेक्निक जो पुराने ज़माने से चली आ रही थी उसको दोबारा रीयूनिट किया जाए, उसको जगाया जाए, उस टेक्निक को फिर से अप्लाई किया जाए और पब्लिक में अवेयरनेस से क्रिएट किया जाए, ताकि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा ग्रास रूट पे, ठीक है। कैंपेन का क्या नाम था? जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन 2019 में स्टार्ट किया गया था। अटल भूजल योजना, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत पूरे भारत में 80 डिस्ट्रिक्ट टारगेट किए गए थे जहां पे अंडरग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर की समस्याएं हैं, वहां पे अंडरग्राउंड वाटर का कोई उतना रिचार्ज नहीं है। उन एरियाज में, उन 80 डिस्ट्रिक्ट्स में देखिए कुछ, यहाँ से आप स्टार्ट करिए कर्नाटका से आ करके आप यूपी तक लाइए, ठीक है। तो नंबर 1 पे कर्नाटका में ये स्टार्ट किया गया था।
और आपका दूसरे नंबर पे उसके ऊपर महाराष्ट्र, देन गुजरात, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट्स के 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। कितने हो गए आपका? कर्नाटक 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स हैं टोटल। 7 स्टेट के 80 डिस्ट्रिक्ट टोटल है। उन 80 डिस्ट्रिक्ट में आपका अटल भूजल अंडरग्राउंड वाटर डिप्लेशन की समस्या है, उसके समाधान के लिए यह स्कीम लाई गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, 80 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल पूरे भारत स्तर पे, जिसमें कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, हरियाणा है। ठीक है, अगर हम ओनली यूपी की बात करें, देखिए एम पहले देखते हैं, टू इम्प्रूव कम्युनिटी लेवल सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर कम्युनिटी लेवल का मतलब कि जहां हर एरिया वाइज, ये पॉकेट वाइज इसका टारगेट था और कम्युनिटी लेवल पे टारगेट किया गया था। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 550 ग्राम पंचायत ऑफ 26 ब्लॉक्स ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर यूपी की बात करें तो यूपी के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम अटल भूजल वाली लॉन्च की गई थी। यूपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट्स है। 75 डिस्ट्रिक्ट्स के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका अटल भूजल स्कीम लॉन्च की गई थी। जिन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च की गई थी उनके 26 जो है क्रिटिकल ब्लॉक हैं, उन्हीं में लॉन्च की गई थी। तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स के 26 ब्लॉक। अगर उन ब्लॉक्स को हम ग्राम में देखेंगे तो 550 ग्राम पंचायत, 26 ब्लॉक के 550 ग्राम पंचायत, जो कि 10 डिस्ट्रिक्ट पे आधारित हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट, 10 जनपद। ठीक है, तो 10 जनपद या 10 डिस्ट्रिक्ट आप 26 ब्लॉक्स हैं, उसके 550 ग्राम पंचायत पे ये स्कीम लॉन्च की गई थी या उतारी गई थी। रिमेनिंग कितने बचे डिस्ट्रिक्ट? 65 डिस्ट्रिक्ट बचे। तो 65 डिस्ट्रिक्ट में ये इंप्लीमेंट नहीं की गई थी। ओनली यूपी के 10 डिस्ट्रिक्ट में अटल भूजल योजना सेंट्रल गवर्नमेंट वाली इंप्लीमेंट की गई थी। रिमेनिंग जो 65 डिस्ट्रिक्ट यूपी के बचे, उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम लॉन्च की। यूपी गवर्नमेंट की जो अपनी गवर्नमेंट स्कीम थी, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड ऑन स्कीम, अपनी जो स्कीम थी इसका नाम था यूपी अटल भूजल योजना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी स्कीम भी लॉन्च की, उसका नाम था यूपी अटल भूजल योजना, जो रिमेनिंग 65 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर करने के लिए लॉन्च की गई थी। ठीक है, फॉर अनकवर्ड रिमेनिंग 65 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो 10 में तो सेंटर ने लॉन्च किया और रिमेनिंग 65 के लिए यूपी ने अपना स्कीम लॉन्च कर दिया, नाम रखा यूपी अटल भूजल योजना, 2020 में लाई थी। ठीक है, खेत तालाब स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। 50% इसके अंतर्गत ग्रांट दिया जाता है किसानों को। कन्वर्टिंग ए पैच ऑफ लैंड फॉर पॉन्ड्स इन हिज कल्टिवेटेड लैंड, अपने खेत के किसी ही हिस्से में एक छोटा सा तालाब खोद लें, बना लें, उसके लिए गवर्नमेंट 50% आपका वो देती है, ग्रांट देती है, सब्सिडी देती है। रिमेनिंग 50% किसान बियर करेगा। लगभग एक तालाब के लिए 2 तरह का तालाब होता है, एक स्मॉल और एक आपका मॉडरेट। तो लगभग 1,05,000 टोटल खर्चा इसमें वर्थ कैलकुलेट किया जाता है, और 1,05,000 का 52,500 गवर्नमेंट देगी और 52,500 किसान बियर करेगा, और अपने किसी एक चेक पे छोटे से हिस्से में एक तालाब, कुछ उसका डायमेंशन है, वो खोद सकता है। ठीक है, देखिए इसमें अंतर्गत क्या है। फर्स्ट फेज, इसका जो पहला फेज लॉन्च किया गया था, उसके अंतर्गत खाली बुंदेलखंड के जो 7 डिस्ट्रिक्ट थे वहीं पे इंप्लीमेंट किया गया था खेत तालाब इसकी, और बाद में दूसरा फेज भी इसका लॉन्च किया गया। तो सेकंड फेज में 167 क्रिटिकल जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं उनमें लॉन्च किया गया था 44 डिस्ट्रिक्ट के। 44 डिस्ट्रिक्ट के 167 जो क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं उनमें इस स्कीम को बढ़ा दिया गया। तो पहले फर्स्ट फेज में ओनली बुंदेलखंड, और सेकंड फेज में ये 44 डिस्ट्रिक्ट के 167 क्रिटिकल ब्लॉक में ये एक्सटेंशन कर दिया गया था सेकंड फेज में। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, स्टेट गवर्नमेंट की एक अपनी स्कीम है, उसका नाम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना या स्वावलंबन अभियान। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन पे ये फोकस करता है नंबर 1 पे, और उसके अलावा रिचार्ज, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, फार्म पॉन्ड्स, चेक डैम्स, इस तरह से कार्य किए जाते हैं।
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। अगली स्कीम है आपकी नंबर 11 पे मुख्यमंत्री भूजल योजना। जैसे अटल भूजल था वैसे मुख्यमंत्री भूजल योजना भी एक चल रही है, जो कि डग वेल यानी कि कुआं खोदा खाना जाता है, रिचार्ज शैफ्ट और रिचार्ज पिट्स, ठीक है, ताकि अंडरग्राउंड वाटर को डिप्लीट ना होने दिया जाए, खत्म ना होने दिया जाए, उसके एक्वाइफर को टाइम टू टाइम रिचार्ज किया जाए, सस्टेनेबल लेवल पे जो भी मेथड से उसको अप्लाई किया जाए। उसका नाम था स्कीम का मुख्यमंत्री भूजल योजना। एक और स्कीम बची है कि नंबर 12 पे है गंगा हरितमा योजना। 12 नंबर की जो स्कीम है इसी से संबंधित गंगा हरितमा योजना। गंगा हरितमा योजना के अंतर्गत गंगा रिवर के किनारे प्लांटेशंस किए जाते हैं। गंगा रिवर्स के जो बैंक्स हैं, किनारे हैं, उनके किनारे किनारे प्लांटेशंस किया जाता है। जो भी आसपास में वेटलैंड्स हैं उसको रिचार्ज कर किया जाता है, उसकी साफ सफाई की जाती है या रिस्टोर किया जाता है, रेस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम यहीं पे एंड करते हैं और वाटर से संबंधित हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आएंगे। ठीक है, मिनरल्स भी एक टॉपिक्स रह गया है और उसके बाद लगभग कंप्लीट है, 5 से 7 क्लासेस और होंगी, तो मुझे लगता है कि सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके बाय, ऑल दी बेस्ट।